नमस्कार। कहते हैं कर्म का फल यही मिलता है, लेकिन क्या हो अगर ये फल तुरंत मिल जाए, मतलब गुनाह के फौरन बाद उसी जगह पर। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ एक शमशान घाट खुद इंसाफ करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खौफनाक दास्तान। इस कहानी की शुरुआत ही इतनी दमदार लाइनों से होती है कि माहौल अपने आप बन जाता है। लोग कहते हैं कि रातें खामोश होती हैं, लेकिन नहीं, रातें खामोश नहीं होती। ये लाइनें हमें सीधा उस अंधेरे में खींच लेती हैं जहां गुनाह भी होते हैं और फिर उनका हिसाब भी। तो चलिए कहानी में सीधे उस पॉइंट पर चलते हैं जहां से सारा खौफ शुरू होता है। एक शमशान, आधी रात और कुछ ऐसा जो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। तो वक्त है रात के 1:30 बजे। जगह है एक एकदम सुनसान शमशान घाट। हमारे 3 किरदार हैं, सूर्यकांत, नताशा और रोहित। ये लोग अपनी कार के पास खड़े होकर बियर पी रहे हैं, जैसे कोई जश्न मना रहे हों। पास में ही एक चिता भी जल रही है और माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लग रहा है मानो कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। और फिर जैसे ही सूर्यकांत कार स्टार्ट करके हेडलाइट्स ऑन करता है, सामने जो नज़ारा दिखता है ना, वो उसकी रूह कंपा देता है। कार के ठीक सामने आग की लपटों में घिरे हुए 2 लोग खड़े हैं। अब यहीं से कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट आता है। एक तरफ सूर्यकांत है जो डर के मारे कांप रहा है, पर दूसरी तरफ नताशा और रोहित हैं जिन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। उन्हें तो बस यही लग रहा है कि सूर्यकांत ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। सवाल यह है कि क्या सूर्यकांत सच देख रहा है या ये सब उसके दिमाग का फितूर है। सूर्यकांत अभी उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक कार के अंदर से रोहित के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। सूर्यकांत और नताशा घबराकर कार में देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। रोहित अपनी सीट से गायब था, हवा में गायब। अब तो डर की सारी हदें पार हो चुकी थीं। आखिर रोहित गया कहाँ? तभी अंधेरे से फिर से रोहित की आवाज आती है। वो मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था। बस फिर क्या था? दोनों बिना एक पल सोचे उस आवाज के पीछे भागे और वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक था। रोहित एक चिता पर रस्सियों से बंधा हुआ था, बुरी तरह छटपटा रहा था अपनी जान बचाने के लिए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या रोहित की मदद कर पाते, अंधेरे से वही 2 जलते हुए साए बाहर आए, एक आदमी और एक बच्चा। और इससे पहले कि वो हिल भी पाते, पलक झपकते ही सूर्यकांत और नताशा भी रस्सियों में बंध चुके थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? ये जलते हुए लोग कौन हैं और ये बदला क्यों ले रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब हमें मिलेगा अतीत में। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं जहां इस सारे फसाद की जड़ है। तो ये हैं हमारे 3 किरदार, सूर्यकांत, नताशा और रोहित। बड़े बाप की बिगड़ी औलादें, इतने घमंडी और बेरहम कि इनके लिए दुनिया एक खेल का मैदान था और इंसान सिर्फ खिलौने। दूसरों को तकलीफ देकर इन्हें मजा आता था। तो होता यूं है कि शालिनी नाम की एक नई स्टूडेंट सूर्यकांत को रिजेक्ट कर देती है। बस इतनी सी बात सूर्यकांत के ईगो को लग गई और फिर शुरू हुई बदले की एक बहुत ही घिनौनी साजिश। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे 6 महीने का प्लान बनाया गया। नताशा ने शालिनी से दोस्ती की, उसका भरोसा जीता और फिर एक दिन धोखे से उसे अपने जाल में फंसा लिया। एक सुनसान फार्म हाउस पर पार्टी के बहाने शालिनी को बुलाया गया। वो बेचारी कुछ समझ पाती उससे पहले ही रोहित ने उसे रस्सी से गला घोंटकर बेहोश कर दिया और सूर्यकांत ने उसके साथ जबरदस्ती की। जब शालिनी को होश आया, वो दर्द में तो थी पर टूटी नहीं थी। उसने साफ साफ कह दिया, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, पुलिस के पास जाऊंगी, तुम सब जेल में सड़ोगे। बेचारी को क्या पता था कि उसका यही सच, उसकी यही हिम्मत उसकी मौत का कारण बन जाएगी। जेल जाने के नाम से ही तीनों की हवाइयां उड़ गईं। इंसानियत तो पहले ही मर चुकी थी, अब हैवानियत जाग गई। सूर्यकांत ने एक टूटी बोतल उठाई और शालिनी को मार डाला। एक और मासूम जिंदगी उनकी बेरहमी का शिकार हो गई। तो अब कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, शमशान घाट। ये तीनों असल में शालिनी की लाश को ठिकाने लगाने ही यहां आए थे, पर इन्हें क्या पता था कि यहां कोई और इनका ही इंतजार कर रहा है। ठीक उसी वक्त शमशान का रखवाला श्रवण अपने छोटे बेटे राजू के साथ वहां से गुजर रहा था। वो अपने बेटे को समझा रहा था, मुर्दों से डरने की जरूरत नहीं,
असली खतरा तो जिंदा इंसानों से है। उसे बेचारे को क्या मालूम था कि उसकी ये बात कितनी जल्दी और कितनी भयानक तरह से सच साबित होने वाली है। और तभी उनकी नजर उन तीनों पर पड़ जाती है जो एक लाश को जलाने की फिराक में थे। श्रवण एक पल में समझ गया कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो एक बहुत बड़े गुनाह का चश्मदीद गवाह बन चुका था। अब अपने पकड़े जाने के डर से ये तीनों एक और भी भयानक गुनाह कर बैठते हैं। पहले उन्होंने श्रवण पर हमला किया। रोहित ने उसके सिर पर एक बड़ा सा पत्थर दे मारा। जब उसका बेटा राजू मदद के लिए दौड़ा तो नताशा ने एक बोतल उसके सिर पे फोड़ दी। और फिर उन हैवानों ने बेहोश बाप बेटे को शालिनी की लाश के साथ एक ही चिता पर लिटाया और जिंदा जला दिया। एक ऐसा पाप जिसकी कोई माफी नहीं। और बस अब हम वापस कहानी के प्रेजेंट में हैं। अब समझ आया कि वो दो जलती हुई आत्माएं कौन थीं। वो श्रवण और उसका बेटा राजू थे जो अपना बदला लेने लौटे थे। अब हिसाब बराबर होने का वक्त था। सीन एकदम उल्टा था। एक तरफ सूर्यकांत, नताशा और रोहित थे जो रहम की भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ थीं श्रवण और राजू की आत्माएं जो खामोशी से अपना बदला ले रही थीं, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके साथ किया गया था। और आखिर में न्याय का पहिया घूमकर अपनी जगह आ ही गया। उन तीनों को भी जिंदा जला दिया गया। उनकी चीखें उस खामोश रात में गूंजकर हमेशा के लिए खो गईं। कर्म ने अपना हिसाब चुकता कर लिया था। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? शायद यही कि कर्म का फैसला टलता नहीं है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। हर गुनाह का हिसाब यहीं इसी दुनिया में होता है। कहानी की आखिरी लाइनें इस बात को और भी पुख्ता करती हैं। कर्म की सजा मिलती जरूर है, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगी ये किसी को नहीं पता था। ये कहानी यही तो बताती है कि इंसाफ शायद देर से मिले पर मिलता जरूर है। तो क्या वाकई हर पाप का हिसाब यहीं इसी दुनिया में हो जाता है? ये कहानी तो कुछ ऐसा ही बताती है, पर यह सवाल ऐसा है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है।